क्या आप जानते हो कि पीएटी की तैयारी कैसे की जाए, बीएचयू की तैयारी कैसे की जाए, या आईसीआर या सीपीएटी या फिर और भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हो, या फिर वर्ग एक एमपी टेट वर्ग एक या आल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। तो इसकी तैयारी यदि सही जानकारी या सही कंटेंट आपको चाहिए तो आप जुड़ जाइए मेरे YouTube चैनल से, क्योंकि मैं लगातार जो है नए नए अपडेट देने वाला हूं और देते रहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हमारा 12वीं का अंतिम पेपर था और सभी लोगों का बहुत अच्छे से पेपर गया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो अब आप लग जाइए पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर, बीएचयू और भी एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि यदि हमें आगे का भविष्य बनाना है तो हमें टाइम का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए एक बार। मैं आपको बिल्कुल नए नए एग्रीकल्चर से संबंधित पूरी अपडेट देने वाला हूं और पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। और जो भी छोटे से लेकर बड़ा एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम की हम तैयारी हमारे YouTube चैनल में हम करवाने वाले हैं। केवल एग्रीकल्चर का कंटेंट आपको मिलेगा, पूरी छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको अवेलेबल कराता हूं या कराते रहूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्तों जुड़ जाइए। और आज हमारी ये पहली क्लास है पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर, बीएचयू और एग्रीकल्चर के आल एग्जाम की। तो एमपी वर्ग एक, एमपी टेट वर्ग एक का भी हम ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो और पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए आज हम सामान्य कृषि से जो है कृषि सामान्य ज्ञान से परिचय लेंगे, कृषि से संबंधित जो है पूरी जानकारी लेंगे और धीरे धीरे करके हम आगे के और भी वीडियो में आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे। लेकिन मैं इसके बाद जब मेरी तीसरी या चौथी क्लास रहेगी तो मैं आपको जो है पीएटी से संबंधित या और भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो है मैं उसका सिलेबस आपको लेके आने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो में हम देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो आज का वीडियो में जो है हमारे सामने सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, कृषि यानी एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। प्रश्न क्या पूछता है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो एग्रीकल्चर की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई। फिर इसके बाद में सस्य विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से हुई। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, पीटर ड्रे क्रेसेंजी को सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। पूछा कब से कब तक, 1230 से 1370 एडी यानी एनो डोमिनी यानी ईसवी कहा जाता है इसे। ईसा मसीह के जन्म के समय की ये बात मानी जाती है। तो जो है पीटर ड्रे क्रेसेंजी को सस्य विज्ञान का पिता 1230 से लेकर 1370 के बीच में माना जाता है। फिर इसके बाद में अगला क्या दिया है, जेथ्रो टूल, जिसको आप बहुत अच्छे से नाम जानते हो। जेथ्रो टूल जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीड शब्द दिया यानी खरपतवार शब्द दिया और खरपतवार के बारे में इन्होंने विशेषता भी बताई। इसके बाद में इतना ही नहीं, इन्होंने जीरो टिलेज के बारे में भी बताया। जीरो टिलेज मतलब कि खेती में बहुत कम कर्षण क्रिया करके बीजों की बुआई करके उत्पादन कैसे लिया जाए उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। अब कब बताया, 1674 से 1741 ईस्वी में इन्होंने ये सारी बातें को बताया। फिर इसके बाद में क्या दिया है, IARI की स्थापना, जिसे हम बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई 1905 में। कब हुई, 1905 में। और कहां पर हुई थी,
बिहार के पूसा नामक स्थान पर। कहां पर हुई थी? बिहार के पूसा नामक स्थान पर। लेकिन आगे हम थोड़ी सी हिस्ट्री और समझेंगे इसके बारे में, IRI के बारे में, कि आगे क्या हुआ था। तो ये पूसा से उठकर दिल्ली क्यों आ गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 1934 में भूकंप आया। 1934 में भूकंप आया तो इसकी इमारत को काफी नुकसान हुआ, पूरी जर्जर हो गई इसकी इमारत, बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो गई। तो फिर क्या हुआ 1934 के बाद 1936 में IARI पूसा बिहार से इसे पूसा रोड दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो ये भूकंप के कारण इसे पूसा से जो है पूसा रोड दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ 1958 में, 1958 की बात है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो पूरे विश्व, जो भी भारत में जहां भी विश्वविद्यालय खुलते हैं उनको ये सहायता राशि देता है, आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। इसे किसकी मान्यता प्रदान की? विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। फिर इसके बाद में हमने IARI के बारे में देख लिए, अब हम देखने वाले हैं ICAR के बारे में। तो ICAR के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो देखिए ICAR के बारे में वैसे भी आप जानते ही होंगे, है ना। ये हमारे भारत के बहुत कृषि से संबंधित बहुत माननीय संस्थान है और इन्हीं के अनुसार ही जो है भारत की सारी कृषि से संबंधित शिक्षा व्यवस्था और जो भी शोध है तकनीकी है सब इन्हीं के माध्यम से हमारे भारत में होती है। फिर इसके बाद में ICAR की स्थापना, ICAR की स्थापना रॉयल कमीशन की सलाह पर, किसकी? रॉयल कमीशन की सलाह पर 16 जुलाई 1929 में की गई। कब की गई? 16 जुलाई 1929 में की गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ मार्च 1946 ई में, मार्च 1946 ई में जोगेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह एक व्यक्ति थे के नेतृत्व में इंपेरियल शब्द को इंडिया में बदलने का निर्णय लिया गया एवं स्वतंत्रता पश्चात 1947 में बदला गया। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, तो ये लाइन को मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पुराना नाम जो था इंडियन एग्रीकल्चर इंपेरियल रिसर्च था। तो इसे बदलकर जो है 1947 में इसका नाम कर दिया गया इंडिया। क्या कर दिया गया? इंडिया। इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंडिया कर दिया गया। किसके कहने पर? जोगेंद्र सिंह के कहने पर इसका नाम बदल दिया गया था। अब मैं समझता हूं कि निश्चित ही आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी इस लाइन का मतलब क्या था। अब इसके बाद में क्या हुआ 1966 की बात है। 1966 में क्या हुआ 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। मतलब इसको 1966 में जो है एक स्वयं का मान्य संस्थान बना दिया गया कि भाई आप निजी पर्सनल संस्थान हो 1966 में। फिर क्या हुआ जब ये एक संस्थान बन गया तो इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? डॉक्टर बेंजामिन प्यारे पाल, जिसको शॉर्ट में बीपी पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीपी पाल कहा जाता है। और ये हमारे भारत के बहुत अच्छे जो है पादप प्रजनक वैज्ञानिक हैं। और ये वैज्ञानिक जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो है गुलाब पर ही कार्य किया। गुलाब पर प्रजनन करा के नए नए वैरायटी और नए नए जो है जातियों का इन्होंने क्या किया? निर्माण किया। इसलिए इनको गुलाब का पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप निश्चित ही समझ गए होंगे। तो हमें ऐसे याद रखना है कि प्रथम ICAR के प्रथम DG यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने? बीपी पाल। और इनका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन प्यारे पाल। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया है?
डॉक्टर बीपी पाल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने गुलाब पौधे के ऊपर इन्होंने कार्य किया। फिर आगे क्या दिया है, भारत में हरित क्रांति सन 1965-66 से प्रारंभ हुई, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है 66-67 भी दिया रहता है, तो 66-67 भी जो है आंकड़ा सही होता है। अब इसके बाद में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति में 2 फसलों का मुख्य योगदान है। पहली तो है गेहूं और दूसरी क्या है? धान। इन 2 फसलों को लेकर ही हरित क्रांति चलाई गई थी ताकि हमारे देश में जो खाद्य का उत्पादन बढ़े और जो खाद्य समस्या आती थी, हमें विदेशों से अनाज बुलवाना पड़ता था, वो समस्या से मुक्त हो सके, इसलिए हरित क्रांति को चलाई गई। तो हरित क्रांति जो भारत में चलाने का सहयोग जाता है, दायित्व जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और यदि पूरे विश्व में हम देखें हरित क्रांति चलाने वाले जो है वो है कौन? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और ये भी एक पादप प्रजनक थे और इन्हें दुनिया में, सारी दुनिया में प्रोफेसर बीट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रोफेसर बीट के नाम से। बीट के नाम से इसलिए जाना जाता है कि सबसे ज्यादा इन्होंने गेहूं की फसलों में ही काम किया। तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। यदि आपको समझ में आता होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से मैं बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा अपडेट आपको देने वाला हूं, ताकि आप यदि चैनल से जुड़ते हो तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। फिर इसके बाद में अगला हम देखते हैं क्या दिया है। बोरलॉग का जन्म यदि हम देखें, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि भाई हरित क्रांति के विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इसलिए संबंध है, तो ये इनका पूछ सकता है सन की इनके जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को हुआ था, फार्म हाउस पर। फिर इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला 1970 में मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था हरित क्रांति चलाकर। अब IARI की बात फिर से आ जाती है। IARI की स्थापना के समय कभी कभी पूछ लेता है कि भाई IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। फिर क्या दिया है? ICAR की स्थापना के लिए लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय काल, मतलब कि हमने IARI की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो ICAR की स्थापना के समय कौन थे वायसराय? तो वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब इसके बाद में इनके समय, लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। यदि हमसे पूछ लिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। तो निश्चित ये मेरे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे और ये PAT की बहुत अच्छी क्लास है। जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी क्लास है, तो उनको तो ये देखना ही चाहिए। साथ में एग्रीकल्चर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी पूरी तरह से इसमें फोकस करना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जब हमने देख लिए IARI की स्थापना हो गई, ICAR की स्थापना हो गई, तो भाई कृषि विश्वविद्यालय कब बने होंगे? तो जैसे ही हम 1926 के आगे बढ़ते हैं, 1901, 1905 की हम बात करें तो क्या हुआ था? भारत में 6 कृषि कॉलेज खोले गए थे। पहला था पूना, दूसरा कानपुर, तीसरा सावौर, नागपुर, लायलपुर। अब ये लायलपुर जो है, जब भारत का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया, तथा कोयम्बटूर में ये 6 महाविद्यालय की जो है स्थापना की गई, कॉलेज की स्थापना की गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ? ICAR के प्रथम अध्यक्ष, ICAR के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मोहम्मद हबीबुल्लाह। कौन थे? कौन बने? मोहम्मद हबीबुल्लाह।
तथा प्रथम सचिव कौन बने थे? S.A. हिदारी थे। तो आईसीआर की स्थापना जब हुई तो आपने समझ लिए थे कि डीजी तो पहले डॉक्टर बीपी पाल बने, उसके बाद में उनके अध्यक्ष बने मोहम्मद हबीबुल्ला, और सचिव कौन बने? S.A. हिदारी थे। फिर इसके बाद में जो है भारत में जब विज्ञानीकरण जो प्रारंभ हुआ तो वो किस समय हुआ? तो गन्ना, कपास व धान के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। मतलब ये फसलों में ही सबसे ज्यादा विज्ञानीकरण प्रारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे सभी फसलों की जो है बहुत सारी संकर किस्में निकलते गई। फिर आगे क्या दिया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने प्रथम शिक्षा आयोग। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा, प्रथम शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बना। कब बना? 1949 में। तथा प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर, प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में की गई। अभी इससे पहले तो जो है 1901 से 1905 के बीच में 6 कॉलेज की स्थापना हुई थी, लेकिन भैया जो है शिक्षा आयोग के सुझाव पर 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर कर दी गई? उत्तराखंड में कर दी गई। और उत्तराखंड कहां पर? पंतनगर में। और पूरा नाम क्या इसका? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, ये इसका पूरा नाम है। फिर आगे हम चलते हैं, पंचायती राज की भी थोड़ी सी चर्चा होती है एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो तब वहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं सामान्य कृषि से स्टार्ट हम कर रहे हैं। सामान्य कृषि को खत्म करने के बाद हम सारे एक एक विषय को बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य कृषि में हम ये सारे चीज कुछ हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? कि ये पहली पंचायत ग्राम में होना चाहिए, फिर विकास खंड में होना चाहिए, फिर जिला में होना चाहिए। ऐसे 3 स्तर पंचायती राज जो है कि अवधारणा जो है B.R. मेहता ने दी थी। किसने दी थी? B.R. मेहता ने दी थी। लेकिन और ये अभी चलती है। ग्राम पंचायत में होती है, विकास खंड में जनपद पंचायत होती है, और जिला में जिला पंचायत होती है। तो ये जो है अभी 3 स्तर में चलती है। द्विस्तर पंचायती राज की अवधारणा भी दी, लेकिन ये चलती नहीं है। अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा भी दी थी, लेकिन ये लागू नहीं है। फिर इसके बाद में हम कुछ खरपतवार नाशी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। और क्या बोला गया है कि उच्च विषाक्त खरपतवार नाशकों के डिब्बे पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक खरपतवार नाशी होती है, तो उनके डिब्बों पर नीला त्रिकोण बना होता है। यदि आपने ठीक से देखा होगा तो कैसा त्रिकोण बना रहता है डिब्बे में? नीला त्रिकोण बना होता है। लेकिन सामान्य विषाक्त खरपतवार नाशकों के डिब्बे हम देखें जिसमें जहर कम होता है, उसमें पीला त्रिकोण बना होता है। कैसा त्रिकोण बना होता है? पीला त्रिकोण बना होता है। फिर यहाँ पर स्वपरागण परपरागण के बारे में हम आ जाते हैं। तो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं जिसे। स्वपरागण को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? स्वनिषेचन। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑटोगैमी। परपरागण इसे इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो परनिषेचन को इंग्लिश में एलोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोगैमी। ऑटोगैमी स्वपरागण, एलोगैमी परपरागण। तो बहुत अच्छे से आप समझ पाते होंगे मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। फिर इसके बाद में अगला क्या दिया है? ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ये पेड़ पौधों में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु अंततः पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है। जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है तो ग्लूकोज का एक अणु टूटता है, और टूटने के बाद पायरुविक अम्ल के 2 अणु में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय भी ये क्रिया होती है, उसी समय की बात यहाँ पर बताई गई है। फिर क्या दिया है? रोज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो है सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो है गुलाब के पौधे में कार्य करने वाले कौन है? डॉक्टर बीपी पाल। तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, रोज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर बीपी पाल हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा, प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट इमर्सन द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? रॉबर्ट इमर्सन के द्वारा दी गई। फिर अगला प्रश्न क्या है? यूरेका प्रजाति है। यूरेका एक लेमन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? लेमन की प्रजाति है। फिर एरियोबोट्राया जेपोनिका, एरियोबोट्राया जेपोनिका वनस्पतिक नाम है। किसका है? लोकाट का। लोकाट एक फल है, जैसे सेब होता है, अंगूर होता है, ऐसे ही लोकाट भी एक फल है। ये कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर ठंडी होती है। हमारे यहाँ मध्य भारत में इसकी स्थिति अवेलेबल न होने के कारण या इसके लिए पर्याप्त जलवायु न होने के कारण ये यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं जाकी 9218 एक किस्म है। किसकी? चने की किस्म है। किसकी है? चने की किस्म है। और अगला प्रश्न क्या दिया है? बादाम का पेड़ मिलता जुलता होता है। बादाम का पेड़ किससे मिलता जुलता है? यदि आपने बादाम का पेड़ देख लिए तो लोकाट का पेड़ भी देख लिए। बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो आपको यही प्रश्न आपको मिलेंगे। हर एग्रीकल्चर एग्जाम में ये आपको बिल्कुल मिलेंगे। फिर इसके बाद में क्या दिया? इफ्को। तो पीएटी में आएगा तो क्या पूछेगा? इफ्को का फुल फॉर्म पूछेगा। तो वहां पर दिया रहेगा ऑप्शन, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। क्या होता है? आई से इंडियन, एफ से फार्मर और एफ से क्या होता है? फर्टिलाइजर और सीओ से क्या होता है? कोऑपरेटिव। फिर इसके बाद में अगला क्या दिया है कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शुद्ध वंशक्रम यानी प्योर लाइन थ्योरी जो है जॉनसन ने 1903 में राजमा की प्रिंसेज किस्म पर किए गए अध्ययनों के आधार पर किया था। तो आज का वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। बाकी का जो सेकंड पार्ट आएगा तो सामान्य कृषि में हम और भी बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एग्रीकल्चर के एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो बिल्कुल मैं तैयारी करवाने वाला हूं। और अभी मेन फोकस हमारा है पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर, बीएचयू और एमपी टेट का है। तो बस मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।